उनके माध्यम से 600 नियुक्तियां एम्स में की गई। इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार के 6 लोगों को भी इस 600 लोगों में नौकरी मिली। तो नेताजी का जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है और उनके जिन लोगों से संबंध राजस्थान में बने, कहीं कोई राजस्थान का हाकम सिंह इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, इन सब चीजों की जांच होना नितांत आवश्यक है। ये जो कंपनी जिसको इस समय वहां का काम किया जा रहा है, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, राजदीप इंटरप्राइजेस, गाड़ी नगर गुजरात की ये फॉर्म है। और ये राजदीप इंटरप्राइजेस जो कंपनी है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित ये एक हॉस्पिटल है, वहां से भी इसको पैसों की अनियमितता और लसी स्तर की सैलरी न देने के कारण ब्लैकलिस्टेड किया गया, जिसमें हाईकोर्ट में भी अपील किया, हाईकोर्ट ने भी इनको ब्लैकलिस्टेड माना। और ये माना जाता है कि ये कंपनी है, इसको इसलिए जाना जाता है कि पीएफ और इत्यादि के मामलों में बहुत बड़ा फ्रॉड हमेशा करते रही है। सखी गई थी जिसकी अध्यक्षता करण महाराज जी कर रहे थे। करण महाराज जी द्वारा काफी मुद्दे उठाए गए, लेकिन एक मुद्दा मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत ही अहम था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी की मशीनरी हमारे प्रदेश में यूज हो रही है, जिससे साफ साफ तय हो जाता है। और करण महाराज ने एक बात और करी थी कि हाकम सिंह की, जैसे उत्तराखंड में एक हाकम सिंह है, वैसे राजस्थान में भी कोई हाकम सिंह हो सकता है। करण महाराज जी, हाकम सिंह जी ने तो केवल विद्यार्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन ब्लैक लिस्टेड कंपनी की जो मशीन है वो हमारे यहाँ यूज हो रही है। इसका मतलब आम जनमानस की जो सेहत, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित ही एम्स में बहुत बड़ी धांधली भी, चाहे वो कंकाल और हड्डी खरीद का मामला जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उसमें भी एक ऐसी कंपनी को जो सफाई की मशीनें बेचती थी, उस कंपनी को काम दिया गया, और जो अपने आप में एक आश्चर्य पैदा करने वाली चीज है। और उस पर सीबीआई ने जांच में उसको दोषी भी पाया गया। उसके अलावा सड़क सफाई की जो मशीन है वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीदी गई, और उस कंपनी ने एक पुरानी मशीन जो यूज मशीन है उसको दुगने दामों में एम्स को दिया, जिसमें बहुत बड़ा पैसों का लेन देन हुआ है, जो भी घोटाला पकड़ा गया। साथ में जो वहाँ कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई, 600 जो लोगों को वहाँ नियुक्तियां दी गई, उसमें भी घोटाला है कि एक ही प्रदेश के 600 लोग, एक परिवार के 6 लोग, और वो प्रदेश में हमारे प्रदेश के एक बड़े नेताजी प्रभारी के तौर पे थे, जिस प्रदेश के लोग हैं राजस्थान के, और वही उन्हीं के हाथ में स्वास्थ्य विभाग भी है। तो नेताजी का क्या कनेक्शन वहां रहा कि वो वहां प्रभारी रहे, उसी जिस प्रदेश के प्रभारी रहे वहीं के 600 लोग नियुक्ति पा गए। उत्तराखंड काउंसिल जो है हमारी इस पद की, उसमें रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी पूरा नहीं किया। तो जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसा हाकम सिंह राजस्थान का तो नहीं था जो नेताजी के संपर्क में था, और इससे राजस्थान के ही 600 लोग लगे, मध्य प्रदेश के लग जाते, हरियाणा के लग जाते, दिल्ली के लग जाते, लेकिन राजस्थान के ही लगना और राजस्थान में ही प्रभारी होना, ये कहीं ना कहीं दूध में जो है या दाल में काला दिखाई दे रहा है, और इसकी जांच की मैंने आज मांग की है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि सीबीआई की जांच में दोषी भी पाया गया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। आज से फिर से मुद्दा आप जनता के सामने लेके आए कि किस तरह मशीनरी हमारे यहाँ यूज हो रही है। तो अब आपकी क्या मांग है कि क्या कार्रवाई आगे होनी चाहिए, क्योंकि आम जनमानस को पता नहीं सरकार क्यों नहीं देख रही है अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी की जो मशीनरी हमारे प्रदेश में यूज की जा रही है। निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जिम्मेदार अधिकारी और नेताओं पे भी होनी चाहिए। हम छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई करके इतनी कर लेते हैं, जब तक हम बड़े लोगों के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे तब तक इस तरीके के अपराध खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, उत्तरकाशी का मुद्दा भी आपने उठाया, जो नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, उस पर आपकी क्या कहना है, उस पर आप क्या मांग चाहते हैं आगे कार्रवाई के लिए? देखिए, एक लड़की की बात नहीं है, उत्तरकाशी जनपद में पुरौला में 2 और पूरे उत्तरकाशी जनपद में 4 SC/ST की बहनों के साथ बलात्कार होता है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि 7 लाख रुपया बलात्कार में और 10 लाख रुपया सामूहिक बलात्कार में उस बेटी को दिया जाएगा, ताकि वो अपना केस मुकदमा ढंग से लड़ सके। लेकिन इस प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं हुआ, फाइल दबी हुई है विभाग में, और मैंने 1-1.5 महीने पहले इसमें प्रेस की थी, उसके बाद भी सरकार और मंत्रालय नहीं जागा। और पॉक्सो के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, और जब SC या ST की किसी बहन के संग ऐसा होता है तो दोनों लाभ उसको दिए जाते हैं। इस प्रकरण में उनको एक भी लाभ नहीं दिया गया, जो चिंता का विषय है। और मुझे लगता है अगर वो केस ठीक से नहीं लड़ पाएंगे तो इसका मतलब मुकदमे में अपराधी छूट जाएगा।
जैसे किरण नेगी का केस था, सबको पता है बलात्कार हुआ, हत्या हो गई, लेकिन किरण नेगी के जो अपराधी थे छूट गए क्योंकि सबूत के अभाव पे। मुझे लगता है इस केस में भी, अंकिता मर्डर केस में भी वही होगा। पुलिस प्रशासन से क्यों सबूत नहीं जुटा पा रहा है? नेट बंद कर देना, कोई ऐसी सुविधा देना नहीं होता कि नेट बंद कर देंगे तो जो अपराधी है जल्दी पकड़ा जाएगा, तो क्यों पुलिस प्रशासन के हाथ अभी तक बंधे हुए हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेताओं का संरक्षण अपराधियों को है, और पुलिस जो है नेताओं के पीछे चल रही है। जो नेताजी कहते हैं पुलिस वही करती है। नहीं तो अंकिता मर्डर केस में अभी तक उस विधायक से पूछताछ क्यों नहीं हुई, जिसने खुद ये कहा कि मैंने डोजर चलवा के होटल तुड़वा दिया? क्योंकि अपराध, जितना अपराधी दोषी है उतना ही अपराध को छिपाने वाला या सबूतों को मिटाने वाला भी उतना बड़ा दोषी माना जाता है। तो अंकिता मर्डर केस में अभी तक विधायक से पूछताछ नहीं होना, मुख्यमंत्री से भी पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा था मैंने डोजर चलवा दिया। आग लगी, पुलिस के बड़े अधिकारियों से पूछताछ होनी चाहिए कि जब इतनी बड़ी घटना घट गई थी तो वहाँ डोजर कैसे चलने दिया गया। जनता का तो ये भी कहना था कि सबूत मिटा दिए गए, बुलडोजर चलवा दिए। जनता नहीं है, हकीकत है। फोरेंसिक जांच के लिए कुछ मिलना नहीं है। आपने वहाँ उस एरिया को सील क्यों नहीं किया? किसी भी अपराध, जहाँ बड़ा अपराध होता है उस एरिया को पुलिस पहले सील करती है ताकि कोई वहां जाए ना, सबूत न मिटे। लेकिन इस केस में डोजर चल जाता, आग लग जाती है, और आग ही नहीं लगती, 15 दिन के बाद दोबारा आग लग जाती है। इसका मतलब उस बीच भी पुलिस ने उसको अपने संरक्षण में नहीं लिया। और पुलिस के और आला अधिकारी अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं। एक पुलिस की महिला अधिकारी ने इतना गलत स्टेटमेंट दिया, उसने ये कहा कि कमरा वीआईपी है। ये कमरा वीआईपी कब से होने लग गया? तो ये किसके दबाव में दिया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अपराधी के पिता पूर्व राज्य मंत्री थे, इस वजह से जो सत्ता सरकार है वो अपने हाथ खींच रही है मामले में। देखिए, क्योंकि सत्ता के एक पूर्व मंत्री का बेटा इसमें पकड़ा गया है, उसका होटल है, और मुझे पूरी आशंका है इसीलिए वीआईपी को बचा जाए। वीआईपी भी उनसे संबंधित कोई व्यक्ति होगा, इसीलिए सरकार ने सारे सबूत मिटा दिए। और कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है कि इनको कानून पर भरोसा नहीं है। कानून में हम सब जानते हैं न्यायालय वही फैसला देता है जो सबूत कहता है। आपने सबूत मिटा दिए तो अपराधी क्यों डरेगा? एक आखिरी सवाल और सर, सत्ता सरकार कहती है बेटी बचाओ, पढ़ाओ का नारा बाद में देती है, पहले कहती है बेटी बचाओ, लेकिन जिस तरह से जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, जैसा आपने बताया, क्योंकि पुलिस प्रशासन नेताओं के अनुसार चलती है। अंकिता भंडारी पे भी मामला जो है ठंडे बस्ते में जाता लग रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर सरकार का नारा कहाँ काम कर रहा है? देखिए, 4 दिन पहले आप ही लोग ने दिखाया था, पुलकित ने पुलिस के लोगों को धमकी दी है, तुम्हारी नौकरियां खा जाऊंगा। तो इतनी हिम्मत अपराधी की क्यों हो रही? क्योंकि उसको पता है वो छूट जाएगा, उसको संरक्षण मिल गया, उसको इशारा मिल गया कि तू वीआईपी का नाम मत खोलना, क्योंकि तेरे को भी हम कुछ दिनों में हाकम सिंह की तरह बाहर लेंगे। हाकम सिंह बाहर हो गया, उसी तरीके से पुलकित आर्या भी बाहर हो जाएगा सबूतों के अभाव में। इसीलिए वो पुलिस के लोगों को भी अब धमकी दे रहा है। अभी समाचार में 2-3 दिन पहले आया था। तो ऐसे में कैसे संरक्षण होगा? मैं उत्तरकाशी वाली बात फिर कह रहा हूँ, उन 4 बहनों को जो सरकारी कानून के तहत जो मिलना चाहिए था अभी तक क्यों नहीं मिला? 1.5 साल बलात्कार को हो गया, अभी तक सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है? ये एक बड़े प्रश्न है। इन पर बीजेपी के प्रवक्ता और सरकार कुछ नहीं कहेगी, मैं जानता हूँ।